नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय आपके साथ। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे महिला आरक्षण पर अध्यादेश को लेकर। उत्तराखंड के सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए स्थानीय महिलाओं को 30% आरक्षण बरकरार रखने के संबंध में धामी कैबिनेट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया था। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को महिलाओं को आरक्षण देने के संबंध में अध्यादेश लाने के लिए अधिकृत किया है। हाईकोर्ट ने राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण देने के सरकार के एक आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके मद्देनजर अध्यादेश लाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राज्य सरकार ने बीते मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने को उचित ठहराया था और कहा था कि राज्य का 85% भौगोलिक क्षेत्र पर्वतीय है, जहां नौकरी के अवसरों की कमी है। पुरुषों की मैदानी इलाकों में या राज्य के बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है और महिलाओं को परिवार चलाने के लिए रुकना पड़ता है। बता दें कि सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 18 जुलाई 2001 से आरक्षण मिलना शुरू हुआ था। उस समय सिर्फ 20% आरक्षण दिया गया था, लेकिन बाद में साल 2006 में इसमें बढ़ोतरी करते हुए 30% कर दिया गया था। हालांकि विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले साल लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित प्रवर सेवा परीक्षा के बाद रिजल्ट घोषित हुआ। हरियाणा की एक महिला अभ्यर्थी के इसके खिलाफ हाईकोर्ट चली गई थी। अभ्यर्थी का कहना था कि उसके नंबर उत्तराखंड के स्थानीय अभ्यर्थी से ज्यादा थे, फिर भी उसे बाहर कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 24 अगस्त को स्थानीय महिलाओं को मिल रहे आरक्षण पर ही रोक लगा दी थी। उत्तराखंड की धामी सरकार स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिल रहे आरक्षण को बरकरार रखने के लिए अध्यादेश लाने पर सहमत हो गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री धामी को इसके लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है। क्षैतिज आरक्षण को लेकर हम लोगों ने पहले से ही हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ किसी प्रकार का भी कोई भी उनके साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया था। सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं और इसके साथ साथ अध्यादेश लाने की भी तैयारी की। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में सही से पैरवी नहीं की, जिससे हाईकोर्ट ने स्थानीय महिलाओं को मिल रहे आरक्षण पर रोक लगा दी। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के आरक्षण में ठोस पैरवी करे, साथ ही अध्यादेश लाकर राज्य की महिलाओं को आरक्षण देने का काम करे। महिलाओं को आरक्षण नौकरियों में आरक्षण देने में सरकार असफल रही है। सरकार की पैरवी गलत रही है हाईकोर्ट में। सरकार को चाहिए था कि उनके वकील ढंग से पैरवी करते। आप 30% आधी आबादी को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, आधी आबादी का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने सम्मान करने के बजाय असम्मान करने का काम उनका किया, उनको अपमानित करने का काम आपने किया। आपके वकील, आपके जो अधिवक्ता हैं, वो माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी करने में विफल रहे हैं। सरकार के अधिकारी विफल रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि भाई कोर्ट में अपनी पैरवी ठीक करते और तब जाके उनको आरक्षण मिल जाता। जिस तरीके से राजीव जी ने पंचायतों में आरक्षण देने की बात कही थी, अध्यादेश लाके कानून बना के किया था। उत्तराखंड की धामी सरकार स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिल रहे आरक्षण को बरकरार रखने के लिए अध्यादेश लाने पर कितनी गंभीर है, यह तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। तो जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मातृशक्ति के साथ किसी तरह की कोई जाति नहीं होगी, उनका जो हक है उन्हें दिलाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि सरकार की जो मंशा है उस पर भी सवाल खड़ा किया गया और कहा गया है कि वकीलों ने ठीक से पैरवी नहीं की। अगर ठीक से पैरवी किए होते तो शायद आज कुछ अलग ही फैसला होता। फिलहाल आज देवभूमि के दंगल में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ हम पैनल में मौजूद है राजेंद्र चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस, और वहीं पीसी थपलियाल, वरिष्ठ यूकेडी नेता, अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। पीसी थपलियाल साहब,
से शुरुआत करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे देवभूमि के दंगल में। पीसी थपलियाल साहब, ये विपक्ष का आरोप है कि ठीक से पैरवी नहीं की गई और वहीं पर सरकार का ये कहना है कि मातृशक्ति जो है हम उनको उनका हक दिलाएंगे और इसके लिए हम उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे। भाजपा का आज दिन तक हम देखते हैं करनी और कथनी में बहुत फर्क रहता है। ये बड़े जोर से कहते हैं कि हम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं या उत्तराखंड की जो महिलाओं हैं उनके आरक्षण की पक्षधर है, लेकिन जब जमीन पे बात आती है तो जमीन से ये लोग बहुत ही दूर होते हैं। ऐसे षड्यंत्र रचते हैं जिससे कि हम सीधे साधे पहाड़ी लोग हमेशा इन पे विश्वास करते हुए धोखा ही खाते आए हैं। चाहे शुरू से ही देखते हैं, जब से पृथक राज्य उत्तराखंड का गठन किया हो तब भी इन्होंने कहा कि देखो भारतीय जनता पार्टी है जिसने आप लोगों को उत्तराखंड दिया, लेकिन हकीकत यह है कि किस तरह से इन्होंने हमें वहां पे भी धोखा दिया। परसपतियों के मामले में किस तरह सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया, बिना राजधानी का राज्य दिया। और आज भी जब कभी भी बात होती है, क्योंकि महिलाएं इस राज्य की आंदोलन की मूल शक्ति रही हैं और उनके संघर्ष के बदौलत ये राज्य मिला है, और उनको अगर आरक्षण मिल की बात भी थी तो ये लोग हमेशा फिर शकुनियों की तरह किस तरह से पासा फेंकते हैं। और हमने देखा हाई कोर्ट में मजबूत पैरवी इन्होंने नहीं की। आज अध्यादेश लाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 10-12 दिन हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी का अध्यादेश मानने कब आएगा उसके इंतजार में हम लोग हैं। किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवी करेंगे, तो इस चीज को ऐसे ही हम अभी महिला हमारी जो बिटिया अंकिता का जो भी मर्डर हुआ था वहां भी हमें ऐसा थपलियाल साहब, देखिए, जो हरियाणा की एक महिला अभ्यर्थी थी, जब वो हाई कोर्ट गई थी उसके बाद हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था, ये आरक्षण को खत्म कर दिया था। तो ऐसे में षड्यंत्र की आपने बात की, इसमें षड्यंत्र कहां दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जब वो महिला वहां गई थी तो हमारी इतनी मजबूत पैरवी होनी चाहिए। इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं लूप होल छोड़े हैं, जो जिससे कि हाई कोर्ट को हमारा आरक्षण कैंसिल करना पड़ा, महिलाओं का आरक्षण। क्योंकि अगर वो गई है तो वो उस आरक्षण के जो सरकार ने दिया, नियमानुसार दिया, कानून के मुताबिक दिया, और उसमें अगर हम हाई कोर्ट में मात खा रहे हैं तो इनके वकील तो मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। हम अभी भी जब भी जा रहे हैं इनके वकील किसी भी तरह की मजबूत पैरवी करते हुए कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। चाहे अभी भ्रष्टाचार के मामले में भी हमें नजर आ रहा हो और चाहे आरक्षण के मामले में भी, या तो इन्होंने ऐसे लुंज पुंज वकील वहां पे रखे हुए हैं जो हमारी मजबूत पैरवी कर ही नहीं पाते, और हम हर बार हमें मुंह की खानी पड़ती है। अभी जिस तरह से अभी बड़ी बारी बेइज्जती हुई कि जब विधानसभा के पूरे एम्प्लॉय को हाई कोर्ट ने वापस कर दिया और वहां पे भी मजबूत पैरवी नहीं की गई थी। तो इसलिए हमें इनके जो इनके इरादे हैं वो सीधे सीधे शक के दायरे में आते हैं, और निश्चित रूप से इनकी मजबूत पैरवी न करना ही एक बड़ा भारी धोखा उत्तराखंड की देव तुल्य की। ठीक है थपलियाल साहब, मजबूत पैरवी नहीं हुई है। राजेंद्र चौधरी जी, आपको क्या लगता है? ये एक बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के माध्यम से ये लोगों को जो रोजगार देने का जो अवसर था उसे रोक रहे। उसके 2-3 कारण। पहला कारण है कि अभी लगभग 16,000 नौकरियों के लिए सरकार ने कहा है कि हम 16,000 नौकरियां देंगे, और 16,000 नौकरियों को रोकने का इससे बेहतरीन कोई उपाय नहीं था इनके पास कि हाई कोर्ट में कमजोर पैरवी करें, महिला आरक्षण हट जाए और महिलाओं को आरक्षण दें। इस बहाने से ये मामला 6 महीने और खींचे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब राज्य सरकार ने 30% महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है, तो सरकार की नीति की पैरवी हाई कोर्ट में क्यों नहीं की गई? मैं आपके माध्यम से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं जिन्होंने इसमें लापरवाही की, और मैं आपके ही माध्यम से हमारे भाजपा के साथी बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ
कौन जिम्मेदार है? ये जो 15-16 हजार लोग जो आज नौकरी की तलाश में हैं, अभी पिछले दिनों ज्यादातर नौकरियां घोटालों की वजह से, पेपर लीक की वजह से, रिजल्ट में दिक्कत होने की वजह से, इसमें हाकम सिंह रावत जैसे लोग गिरफ्तार हुए। राजेंद्र जी, अध्यादेश लाने की बात तो हो रही है ना, उच्चतम न्यायालय जाने की बात तो हो रही है ना? अध्यादेश की इसमें जरूरत ही नहीं थी। अगर इसकी पैरवी ठीक हो जाती तो अध्यादेश की जरूरत कहां थी विनय जी सॉरी। अध्यादेश तो अब ये कारण बन गया, चूंकि हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ कर दिया। ये महिलाओं के खिलाफ नहीं है, ये सरकार के खिलाफ है। और ये इसलिए है कि सरकार की कमजोर पैरवी रही, कमजोर नीति रही, कमजोर इनकी नियत रही, धोखा देने की नियत है। और ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, ये युवाओं के भविष्य की बात है। मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि होने से पहले इस प्रदेश का नागरिक भी हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात। ठीक है, आप 30% लोगों का आज धोखा नहीं साबित हो गया है? अब ये कहेंगे साहब हम पहले अध्यादेश लाएंगे, अध्यादेश के बाद नोटिफिकेशन दोबारा जारी होगा, फिर रिजर्वेशन होगा। ये 1 साल से ज्यादा लंबी प्रक्रिया है विनय। ठीक है, अरुण शर्मा जी, इसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे आपके पास। अरुण शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अध्यादेश लाने की बात सरकार कर रही है, उच्चतम न्यायालय जाने की बात कर रही है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये बात कहा है कि मातृशक्ति के साथ कोई जाति नहीं होगी, उनको उनका हक दिया जाएगा। देखिए, पहली चीज तो यह है कि अध्यादेश जो लाया जा रहा है वो मजबूरी में लाया जा रहा है। इनको पता है कि महिलाएं उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर है और हर चुनाव में महिलाओं का वोट निर्णायक होता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और निश्चित तौर पर अगर उत्तराखंड राज्य बना है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं महिला शक्ति का हाथ था। और महिला शक्ति के बलिदानों के बलबूते पे ही आज हम सब लोग इस राज्य में सांस ले रहे हैं। और उसके बावजूद सरकार ने, पिछली सरकारों ने 30% आरक्षण दिया था, जो एक सराहनीय कदम था, लेकिन उसको कानून नहीं बनाया था। अगर उसी टाइम कानून बना देते तो आज ना ये मुंह की खानी पड़ती अदालत के अंदर, और ना ही अब अध्यादेश लाने की बात होती। तो ये तमाम चीजें हैं। एक तरह से जो पीसी थपलियाल जी बोल रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार की साफ नियत इसमें नजर नहीं आती। अगर सरकार साफ नियत होती तो वो पहले ही, एक तो पैरवी देखिए, पैरवी बड़ा रोल है, लगातार सरकार कोर्ट के अंदर मुंह की खा रही है। और केवल ये एक मामला नहीं है, तमाम मामले हैं। अभी जैसे भर्ती घोटाले में हुआ, या हम ये कहें एडिशनल सेवा चयन आयोग में 4 को जमानत मिली, फिर बाद में उन पर गैंगस्टर लगानी पड़ी। तो ये तमाम मामले हैं ऐसे जिनका इस प्रदेश की जनता ने संज्ञान लिया है, और प्रदेश की जनता भी ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं ढीली पैरवी की वजह से ही ये सब हो रहा है। अब ये एक महिला गई तो वो आरक्षण ही खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये निश्चित तौर पर इस राज्य के लिए एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि अगर बाहरी राज्यों के लोग इस प्रदेश में नौकरियां पाते रहे तो स्थानीय लोगों का क्या होगा, ये विचारणीय विषय है, गंभीर विषय है। इस चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर अध्यादेश की बात लाने की हो रही है तो जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, उसमें डिले क्यों कर रहे हैं? और अगर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने की बात है तो उसमें डिले क्यों हो रहा है? तो जब डिले किसी चीज में होगा, देरी होगी, तो वहां शंकाएं भी पैदा होंगी, और इन्हीं शंकाओं का समाधान इस सरकार को करना है। जी विनय जी। बिल्कुल। उमा सिसोदिया जी, क्या सरकार की मंशा पे आपको शक है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि वो अध्यादेश लाएगी, मातृशक्ति को उनका हक दिलाएगी। देखिए, अध्यादेश आएगा, ये होगा, वो होगा, कब होगा? मेन बात है कि कब होगा। आप ये बताइए, 30% आरक्षण जो महिलाओं के लिए था वो उसको रिजेक्ट हुए कम से कम 2-2.5 महीने बीत चुके हैं। उसके बाद क्या सरकार को आज तक इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि अध्यादेश को लेकर आया जाना चाहिए? इतना टाइम जाने के बाद बच्चे सड़कों पर हैं, लड़कियां सड़कों पर हैं, लगातार आंदोलन जो है वो युवा है
देखिए सरकार सिर्फ ये कर रही है कि हम ये काम करेंगे। हमारा प्रश्न ये है कि सबसे पहले तो हाई कोर्ट में इतनी लचक पैरवी हमारे सरकारी वकीलों ने क्यों की कि हाई कोर्ट जो है, माननीय हाई कोर्ट जो है, उनको ये फैसला देना पड़ा। सबसे पहले कमी तो हमारे उन सरकारी वकीलों की है। और दूसरी बात, अगर ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आ भी गया तो आपको विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर अध्यादेश लेकर आना चाहिए था, ताकि बच्चों को इस बात का भरोसा हो जाता कि सरकार हमारे साथ खड़ी हुई है। मेरे को समझ में नहीं आता एक अध्यादेश लाने में इतना टाइम कैसे लग रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के ऊपर हम लोग सवाल उठाते हैं कि सरकार इस मामले को सिर्फ लिंगर ऑन कर रही है। सिर्फ तो हो सकता है अध्यादेश आए, लेकिन अगले चुनाव से पहले अध्यादेश नहीं आएगा, ये 100% बात है। मैं लिख के गारंटी दे सकती हूँ कि सरकार जो है अगले चुनाव से पहले ही अगर लाएगी तो लाएगी इस अध्यादेश को, अदरवाइज नहीं लाएगी। और चुनाव में फिर इस बात को इस तरह से शगुफा दिया जाएगा, देखो जी हमने महिलाओं के लिए ये किया और हमने बच्चों के लिए वो काम कर दिया, ताकि सरकार अपने इस फैसले को वोट बैंक में तब्दील कर सके। कहीं ना कहीं जानबूझकर इस अध्यादेश को लेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार, धामी सरकार नहीं चाहती कि यह अध्यादेश आए, और आएगा तो बिल्कुल टाइम पर नहीं आएगा। इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन है कि आप लोगों ने जानबूझ के कोर्ट में लचर पैरवी की। जब ये कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद आप तब तक इस अध्यादेश को लेकर नहीं आएंगे जब तक कि आपके चुनाव अगले सर पर नहीं आ जाते। थपलियाल साहब, लचर पैरवी कहां से नजर आ रही है? एक तरफ तो बात हो रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कैबिनेट बैठक भी हुई इसको लेकर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसको लेकर बयान दिया है। जी, हम भारतीय जनता पार्टी की उस नीयत से वाकिफ हैं जहां पे उनका एक रवैया है कि पहाड़ और मैदान को कैसे बैलेंस करना। और यही कारण है कि इन्होंने हमारी जो मांग थी उसको भी इन्होंने 20-22 साल से यूं ही इसलिए लटकाया है कि ये सोच रहे हैं कि पहाड़ और मैदान को बांटकर हम यहाँ पे शासन करें। और इन चीजों के ऊपर, क्योंकि जो महिला आरक्षण था उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द था कि जिसमें मूल निवास वर्ड था कि मूल निवास महिलाओं को यहाँ पे 30% आरक्षण दिया जाए। और इसके जो पैरवी है उसको इतना कमजोर किया कि आपने देखा होगा कि अभी इवन विधानसभा के मामले में भी सेम चीज की गई है। विधानसभा में किस तरह से पूरे एम्प्लॉय वापस आए, वहां भी लचर पैरवी की गई और सीधा सीधा मतलब दोनों चीजें हो गई, साहब हमने बाहर भी निकाल दिया और वापस उनको ले भी लिया है। इसी तरह से इन्होंने जब हमने राज्य की मांग की थी तो उस समय हमने हरिद्वार, संपूर्ण हरिद्वार नहीं मांगा था, पर्वतीय राज्य के कारण उत्तराखंड, पृथक राज्य उत्तराखंड का आंदोलन लड़ा गया, उसको भी इन्होंने डाइल्यूट किया और पूरे हरिद्वार को मिला के आज पहाड़ का जो भी एससी है हमारा, उसको आज वंचित रह जाता, वो नहीं कम्पीट कर पाता। आज तमाम आरक्षण एससी के लोगों को लिया जाता है, पूरा हरिद्वार खा जाता है। इस तरह से हर जगह हमारे साथ धोखा किया और उसी धोखा की एक कड़ी ये महिला आरक्षण है, जिसमें ये ऐसा खेल खेल रहे हैं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में भी तैयारी चल रही है, इनका जो पैरवी करने जा रहे हैं, तो उसमें वो जो मूल निवास था उनका, वो उस शब्द को बाहर कर रहे हैं। वो एक सब को इसमें ला रहे हैं ये दिखाने के लिए कि देखिए हम सबके हैं, हम खाली पहाड़ी लोगों के ही वो नहीं करते, हम संपूर्ण उत्तराखंड की महिलाओं की हमें चिंता है। इस तरह का वो दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि डिवाइड एंड रूल ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मूल मंत्र है। और यही कारण है कि आज हम उन लोगों को कहीं भी घेर नहीं पा रहे हैं। वे कितनी बड़ी दरिंदगी, कितने बड़ा कुशासन उन्होंने राज्य में फैला रखा है, उसके बावजूद भी वो सत्ता में आते जा रहे हैं और बड़ी ताकत के साथ आ रहे हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण आज है। आज जो भी इनकी काली करतूतें थी, जनता जिस तरह से इनसे आक्रोशित थी, वो सारा का सारा आज वहां माणा गांव से धुल गया। आ गए भगवान वहां पे और भगवान ने सारे पाप इनके धो दिए और ये फिर से गंगा नहा के हमारे सामने फिर से एक स्वच्छ नेता, पहाड़वादी नेता और उत्तराखंड के हितैषी नेता बड़े जोर से बोलते हैं चीज होगी को हटाने के लिए। यहां तक इस मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केदार बाबा की तक की कसम खा दी और आज उदिन ये
15 दिन के अंदर ही अंदर हम भ्रष्टाचारियों का जो तांडव यहाँ उत्तराखंड की धरती पे देख रहे हैं, वो नंगा नाच यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए इन पे ये कहना कि साहब नहीं इन्होंने मजबूत पैरवी की उत्तराखंड में, तो निश्चित रूप से बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही कैजुअल अप्रोच से कोर्टों में आ रहे हैं और अपने हाइडिंग एजेंडा को धीरे धीरे लागू करते जा रहे हैं, जिसका तोड़ हमारे पास नहीं है। बहुत ही गंभीर इशू है ये, और इन गंभीर तमाम हम किस तरह से उलझे हुए हैं। इन्होंने हमारी गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट अग्निवीर के नाम पे खत्म कर दी है, और वो भी एक षड्यंत्र हमारे साथ किया जा रहा है। तो हमारी रोजी रोटी से लेकर हमारे जो ये अधिकार है आरक्षण का, महिलाओं का, बेचारी महिलाएं जो घास पात करके इस राज्य के किसी भी तरह से सेना की सैनिक की तरह पहाड़ों में डटी हुई है, उन महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और धोखा कर रहे हैं। और किस तरह से आपने देखा होगा कि घास काटने के मामले में भी किस तरह से इन्होंने बेचारों को कोर्ट मतलब पुलिस के हवाले करके वहां पे अत्याचार किया महिलाओं पे। ये इनका जो दो रवैया है, इन रावणी राजनीति करने वालों को जब तक हम नंगा नहीं करेंगे तब तक ये उत्तराखंड में इसी तरह से भोली वाली जनता को हमेशा धोखा में रखेंगे और दिग्भ्रमित करते रहेंगे। ये हमारा मानना है। ठीक है, राजेंद्र चौधरी जी विपक्ष में हैं आप, एक बड़ा चेहरा विपक्ष का है वहां पर, तो आवाज कहीं ना कहीं आप लोगों को उठानी चाहिए ना, बहुत कम दिखते हैं। मतलब एक क्योंकि जनता के हक का सवाल है, महिलाओं के आरक्षण का सवाल है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर दिखता नजर आ रहा है। नहीं, विपक्ष इसमें कहीं कमजोर नहीं है। विपक्ष ने तो जिस दिन ये कैबिनेट की मीटिंग हुई तो विपक्ष ने अपने आवाज उठाई थी और ये कहा था कि इसमें मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का मतलब ये है कि मैटर को लिंगर ऑन करना। अगर कैबिनेट थी वहीं पे तो 1 मिनट के 1 लाइन के प्रस्ताव से इस आरक्षण को पुनः जीवित किया जा सकता था, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। विपक्ष तो हर मुद्दे पे, विपक्ष ने तो अंकिता भंडारी हत्याकांड पे भी जो है पूरी आवाज उठाई, विपक्ष ने इस पे भी आवाज उठाई है, लेकिन ये इन चीजों को गौण समझ रहे हैं, इनकी ये गंभीरता से नहीं लेते। सवाल यहाँ ये है कि जो सत्ताधारी दल है वो जन समस्याओं को, युवाओं की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा। वो गंभीरता से ले रहा है कि मंदिर का परिक्रमा हो गई, मंदिर में फूल चढ़ा दिए, सारी मीडिया भी आज उसी के कवरेज में लगी हुई है। जैसे अभी थपलियाल जी कह रहे थे, ये लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं और जनता बन रही है, बनेगी। 30% महिलाओं का आरक्षण खत्म होने के बाद भी भाजपा के महिला मोर्चा में भी महिलाएं ही हैं, उत्तराखंड की महिलाएं हैं, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। कांग्रेस तो इस आवाज को उठा रही है। एक प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय से शायद परसों मिला था और हम इस पे सड़क से लेके सदन तक कार्रवाई करेंगे। हम अपनी भूमिका से पीछे नहीं हट रहे। अपनी भूमिका से हट रही है पीछे भाजपा, अपनी भूमिका से पीछे हट रही है सरकार, अपने कर्तव्य से पीछे हट रही है, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। ये सरकार, विनय जी, ये रोजगार विरोधी सरकार है और इसके सामने किसी की भी गर्दन उतरे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, ये इनका सुनियोजित षड्यंत्र है। इस माध्यम से जो नोटिफिकेशन है भर्तियों का, वो कम से कम भी 5-7 महीने टल जाएगा। ठीक है, आएंगे, अभी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के विनोद सुवाल प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि 30% महिला आरक्षण को लेकर बवाल हुआ है, जहां पर सरकार का कहना है कि इसको लेकर एक अध्यादेश लाया जाएगा, इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लौटेंगे देवभूमि के दंगल में, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण के अध्यादेश को लेकर, और जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो मातृशक्ति हैं, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं स्थानीय हैं, हम उनको आरक्षण देंगे और उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि इसको लेकर कोई खास पैरवी नहीं की गई है, कहीं ना कहीं सरकार इसमें कमजोर और लचर दिखाई दे रही है। आज इसी के हमारी चर्चा हो रही है। हमारी चर्चा में राजेंद्र चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस, विनोद सुवाल, उमा सिसोदिया, पीसी थपलियाल, अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद सुवाल जी, विपक्ष के कई आरोप हैं। पहला तो ये कि हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की गई, लचर पैरवी की गई है, और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे भी सवाल खड़ा कर रहा है। अनम्यूट कर लीजिए। हमारी मेरी आवाज जी जी बोलिए। आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी श्रोता और सभी जो इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं उन सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और समय जल्दी आ रहा है, इसलिए इसके बाद भेंट दीपावली की बात भी हो सकती है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जो पहाड़ के भोली भाली महिलाएं हैं या यहाँ पर निवास करने वाली जो भी हमारी बहनें हैं उन सब को आरक्षण मिले, इसके लिए सरकार गंभीर है। और उसके लिए सरकार ने पिछली कैबिनेट पे निर्णय लिया है कि उसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी, कोर्ट में भी उसकी पैरवी करेगी। इसलिए जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के विद्वान साथी हैं, मैं उन सबसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी किसी भी तरह से उनके मन में कोई भी इस तरह का विचार नहीं आना चाहिए कि कोई कि सरकार की मंशा में कोई सवाल या निशान हो। जहां तक तकनीकी पहलुओं का विचार विमर्श किया जा रहा है और कानून को कितने समय त्योहार है, उनकी अपनी जगह है। अब बाकी समाज हित के लिए उमा सिसोदिया की बहन को भी अगर आरक्षण मिलेगा तो विनोद सुवाल की बहन जी की किसी अन्य रिलेशन वाले को मिले तो विनोद सुवाल के अन्य रिलेशन वाले को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसके चुनाव का कोई खास मसला होगा। इसमें धामी सरकार का मुझे लगता है कि सबको आभार प्रकट करना चाहिए कि वो इसके लिए गंभीर है। और मैं भी दावे के साथ आपके प्रसिद्ध टीवी चैनल के न्यूज के माध्यम से दर्शकों और पाठकों और आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जिस तरह की पैरवी सरकार कर रही है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और निश्चित रूप से जो आरक्षण 30% महिलाओं को मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो इससे इस मंशा पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। हर विषय पर राजनीति करने से पहले से अच्छा है कि इसमें कोई अगर कोई सुझाव हो तो सरकार को देना चाहिए। उमा सिसोदिया जी भी महिला है, सौभाग्य भी और हमारा भी सौभाग्य कि हम साथ वार्ता में शामिल हो। तो उनके पास अगर कोई ठोस बात हो तो नहीं। राज्य का 85% जो है वो भौगोलिक क्षेत्र पर्वतीय है और ऐसे में नौकरी के अवसर भी कम है। और महिलाओं को आरक्षण की बात को लेकर जो विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं वकीलों ने अपनी बात न्यायालय में ठीक से नहीं रखी होगी,
तभी तो इसको खत्म कर दिया गया। इस तरह से नहीं, देखिए न्यायपालिका पर भी हम सबको भरोसा करना पड़ता है और सरकार की मंशा भी भरोसा करना नहीं, हम पड़ता है। न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठा रहे, हम पैरवी की बात कर रहे हैं। जी जी नहीं, जो अध्यादेश लाने की बात तो हुई और उसकी पैरवी करने की बात हो गई है। सरकार की मंशा निश्चित रूप से दृढ़ है और सरकार दृढ़ संकल्पित है कि हम 30% आरक्षण महिलाओं को नौकरियों में देंगे। तो खासतौर से उमा जी को निर्णय का स्वागत करना चाहिए। एकदम इस विषय पर टिप्पणी करने से अच्छा हो कि वो धामी सरकार की पीठ थपथपा है, उनको कहना चाहिए कि धामी जी का निर्णय अच्छा है और धामी जी इसके लिए प्रयासरत भी है। अगर किसी प्रकार का कोई कठिनाई होती तो निश्चित रूप से मैं आपके टीवी चैनल पर तो किंतु परंतु की बात कर सकता, लेकिन किंतु परंतु वाला कोई विषय है ही नहीं। ठीक है, अरुण शर्मा जी, आपने तमाम लोगों की बात सुनी। मैं श्रेया जी की बात का जरूर जवाब देना चाहूंगी। मेरे बड़े भाई श्रेया जी इस बात को बोल रहे थे कि उमा जी को ये जो आप निर्णय लिया है कि 30% आरक्षण दिया जाएगा, उसका स्वागत करना चाहिए। भाई बिल्कुल स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हमारी वेस्टर्न यूपी में एक कहावत है कि जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए। तो पहले इसको कर दीजिए, हम तो तब जानेंगे ना कि आपने कर दिया। जिस दिन आप करेंगे उस दिन हम स्वागत करेंगे। अभी आप जो शगुफे छोड़ रहे हैं, जो सिर्फ बातें कर रहे हैं, जो सिर्फ बातों की राजनीति है, उसका आम आदमी पार्टी स्वागत बिल्कुल नहीं करेगी, हरगिज नहीं करेगी। जिस दिन अध्यादेश आ जाएगा, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के साइन उस पर हो जाएंगे, जिस दिन अध्यादेश लागू हो जाएगा, सबसे पहले स्वागत करने में मैं उमा सिसोदिया आपकी बहन खड़ी होगी। लेकिन उस दिन को आ जाने दीजिए, उससे पहले हम इसका स्वागत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि नजर पैरवी आप लोगों ने की है। और सबसे बड़ी बात, आप शायद अध्यादेश में शायद भी झूठ नहीं हो सकता है, अध्यादेश आए ही ना। और अगर अध्यादेश आया भी तो किसी न किसी चुनाव से पहले आएगा। हो सकता है 2024 का जो चुनाव होगा उससे पहले आप अध्यादेश लेकर आएंगे, क्योंकि तब आपको वोटों की आवश्यकता होगी। ये आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप आपके ऊपर है, इसलिए आज सिर्फ आपकी बातों का हम लोग स्वागत नहीं करेंगे। विनोद सुवाल जी, देखिए उमा जी, मुझे लगता है कि ऐसे शुभ अवसरों पर उन्हें जाट मरने की या इस तरह की जो छुट्टियां हैं इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुझे भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि सभी जाट हों कोई भी हो, सभी को जो है तो राजी खुशी रहना चाहिए और सबको जो है तो शुभकामनाएं और मंगल शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। और मैं उनको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने पर्टिकुलर कोड उन्हें इसलिए किया है क्योंकि वो एक महिला है, डिबेट में बैठी हुई है। तो जहां वो आम आदमी पार्टी की वो है स्पोक पर्सन है, उसके साथ साथ एक महिला भी है, तो उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि निश्चित रूप से सरकार के सराहनीय कदम है महिलाओं के लिए, उनकी प्रशंसा करने में मुझे लगता है कि उसमें समाज का भी जी आप ले आइए ना अध्यादेश। मैं सबसे आप बताइए, आप उनका भी फायदा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की छुट्टियों का इस्तेमाल वो न करें। अगर मुझे लगता है कि मुझे लगता है कोई कठिनाई उनको होगी नहीं। उत्तराखंड राज्य के अंदर उनके पास अभी कोई इतना बहुत बड़ा जनमत और बहुमत कुछ है नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार को अच्छा काम कर रही है और वो भी खासतौर से महिलाओं, तो प्रथम रूप से उन्हें विनोद सुवाल जी, बहुमत आपको मिला है ना? बहुमत आपको मिला है ना? जी जी। तो फिर अध्यादेश लाने के लिए विपक्ष पूछ रहा है, तो विपक्ष के सवालों का जवाब तो देंगे आप ना? जवाब को तोड़ मरोड़ के तो नहीं देंगे ना? बातों को इधर उधर घुमाने से तो कुछ नहीं होगा ना? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महिलाओं के आरक्षण के प्रति गंभीर है और 30% आरक्षण के लिए जो हाईकोर्ट ने उस मामले में डिसीजन दिया उसके खिलाफ जो है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेगी और अध्यादेश लाएगी और कैबिनेट ने भी। ठीक है, आपके पास आएंगे। अरुण शर्मा जी, आपने तमाम लोगों की पैनल में जो लोग हैं सबकी बातें सुनी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई तात्कालिक रूप से चीजें होती हैं तो निश्चित तौर पर सभी उसका स्वागत करते हैं। और जिन लोगों को इस निर्णय की वजह से ठेस पहुंची है, खासकर महिलाओं को, उनका भी मान सम्मान बढ़ता है। किंतु इसमें लगातार देरी होने से कई प्रकार की शंकाएं पैदा हो रही है। अब विनोद भाई कितना भी लपेट के बोल ले, लेकिन देरी तो देरी है। अब वो देरी क्यों हो रही है, ये सरकार ज्यादा बेहतर जवाब दे सकती है कि पार्टी का प्रवक्ता नहीं दे सकता कोई जवाब।
हम लोग निश्चित तौर पर यहाँ बहस कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जो जवाब देना है वो पार्टी का प्रवक्ता नहीं देगा, और इसीलिए वो इस चीजों को लगातार इधर उधर घुमा रहे हैं और वो मुद्दे पे नहीं बात कर रहे हैं। आप नहीं किसी भी चीज में जब वो देरी होगी तो शंकाएं पैदा हो गई। देखिए, एक निर्णय आया और 30% आरक्षण पर रोक लग गई। दूसरा निर्णय आया, विधानसभा से जितने निकाले थे वो वापस भर्ती हो गए, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की दाल पे तमाशा भी है कि इस तरह के जो आप निर्णय तो आपने लिए है ना, और अगर कोर्ट आपके निर्णयों के खिलाफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो आपने अधिवक्ताओं की लंबी चौड़ी वो तैनात कर रखी है उस पर भी सवालिया निशान लगते हैं। तो देखिए, सवाल अगर उठेंगे तो जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा। जी विनय भाई। बिल्कुल। राजेंद्र चौधरी जी, आप भी कुछ बोलना चाहते थे। विनोद सवाल जी जब बोल रहे थे उस वक्त, क्या उनकी बातों से आप सहमत नहीं थे? मैं विनोद भाई से पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को, समाज कल्याण विभाग को इसमें जवाब दाखिल करने का कितनी बार समय दिया? इन्हें जानकारी है? जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया? किन बिंदुओं का जवाब ना देने के कारण ये निरस्त हुआ आरक्षण? देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल एकदम सरकार की मंशा नहीं मैंने पूछी। आप एंकर थोड़ी हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप किस तरह का सवाल कर रहे हैं? एंकर पूछेगा इस सवाल को, आप नहीं पूछेंगे सवाल। आप पूछने लगे। आप कितनी बार पूछा, क्या पूछा, कितनी बार बैठा विनोद भाई, कितनी बार डिबेट में आता है विनोद भाई कौन सी क्लास पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है? सरकार में एक विभाग होता है। विनोद सवाल जी विपक्ष है, विपक्ष तो सवाल करेगा ना, विपक्ष तो सवाल कर सकता है ना। ये कोई सवाल थोड़ी है। नहीं, सवाल उन्होंने जो पूछा है उसका जवाब तो आपको देना चाहिए। सरकार ने कहा है, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, सरकार ने कहा है कि हम इसका अध्यादेश लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवी करेंगे। तो अब इसमें आप ये कहेंगे कि वो कोर्ट कितनी बार खड़ा हुआ, एडवोकेट कितनी बार उसने पैरवी की, कितनी बार उसने क्या जिरह की, कितनी बार उसने क्या किया। तो मुझे लगता है कि विनोद सवाल जी सीधा जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए आप। कितनी बार आपने दाखिल किया? सरकार की मंशा है कि 30% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। ठीक है, आपने कितनी बार हलफनामा दाखिल किया? जी। कितनी बार आरक्षण के लिए आप कितनी बार न्यायालय में गए? निश्चित रूप से सरकार ने उसकी लगातार पैरवी की है। लगातार कितनी बार की है? वही तो पूछ रहा हूँ विनोद सवाल जी, वही तो विपक्ष का भी सवाल है, वही मेरा भी सवाल है। आपने कहा एंकर को पूछना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए। ठीक है, मैं आप ही ये बात जवाब दे रहा हूँ। बार गिनने की बात तो उसमें तो देखना पड़ेगा, एक बार गए, 2-3 बार गए, तो कोर्ट की कार्रवाई देखनी पड़ेगी। उसमें तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि 2 बार गए, 3 बार गए, 1 बार गए, कितनी बार गए। निश्चित रूप से सरकार की मंशा साफ जाहिर है, सरकार 30% आरक्षण महिलाओं को देना चाहती है और निश्चित रूप से जब बातों को जब घुमाएंगे, जब टोल मटोल करके बातें बताएंगे तो मंशा पे तो सवाल विपक्ष भी उठाएगा। विपक्ष का तो काम है पूछना। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि महिलाओं को 30। ठीक है, थपलियाल साहब जी, देखिए, इन लोगों को जो उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बनाकर काम कर रहे हैं उससे फुर्सत नहीं है। इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इनके पास नई शिक्षा नीति हमारे ऊपर थोप दी है और नाच रहे हैं कि पूरा देश नहीं थोप रहा है, लेकिन उत्तराखंड में थोपी जा रही है। उत्तराखंड में सामान्य आचार संहिता के लिए प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जबकि ये काम राष्ट्र गया है। आप क्यों घबरा रहे हैं नई शिक्षा नीति से? वो एक गलत इसलिए घबरा रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों के ही भविष्य पे आप कालिक पोत रहे हो, तुम ही कर रहे हो। ये किसी काबिल न रहे, ये कहीं विश्व के कहीं कंपटीशन में न जाए। ये तुम्हारा जो शिक्षा नीति है, जो तुम्हारी आचार संहिता है, ये आचार संहिता
शिक्षा नीति, तुमने आदर्श उत्तराखंड शिक्षा को नीति, प्रयोगशाला बना रखा शिक्षा है नीति, और उस प्रयोगशाला के लिए भोली भाली जनता और आज भी एक प्रयोगशाला के रूप में आज भी माणा से प्रयोग हो रहा है, जहां पे हिमाचली टोपी पहनकर हिमाचल को संदेश दिया जा रहा है कि मैं तो तुम्हारा हूँ। क्या ठंड में टोपी बिना पहने? इन्होंने जो धार्मिक स्थल है हमारे वहां से ये वोट के लिए ये खेल दसते हैं, मदारी बंद करते हैं उत्तराखंड के साथ। इन लोगों ने जो देखिए जी, जब अभी आपसे सवाल पूछा गया विभाग के द्वारा, आप देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं जिसको देश की जनता ने देश का नहीं, आपका प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री जो वोटों के लिए हिमाचली टोपी पहनकर बद्रीनाथ और केदारनाथ से पहले भी देखा हमने, जब कभी चुनाव आते हैं तो ये वहां जाने लगते हैं। ये आपकी मानसिकता है, ये आपकी देखिए उत्तराखंड के लोग सदियों से इस बाबा केदार बद्रीनाथ को पूछते रहे हैं, लेकिन आप लोग इसका राजनीतिकरण करते रहे। आपने इसको इस धार्मिक आस्था को राजनीति में बदल दिया है। आप क्षमता के भूखे भेड़ियों की तरह इस हमारे धार्मिक स्थलों को मिसयूज कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो। उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना रखा है, उत्तराखंड की जनता को करते हो। इसकी संपत्तियों को आपने उत्तर प्रदेश के हवाले कर रखा है। आपने इस राज्य की अभी तक राजधानी दे दी है। आपने इस राज्य के साथ आप नौकरियों को तुमने बेचा है। हमारे तुम्हारे खरीदे जो रेपिस्ट गए, जो किताब जैसे कांड यहाँ कर रहे हैं, ऐसे भाई बद्रीनाथ और केदारनाथ की दुआई देने वाले कभी भी नहीं हो सकते। इस धर्म की राज्य को बदनाम कर रहे हो, इसको बेच रहे हो, इसके धर्म की भावनाओं को बेच रहे हो। आप जैसा राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता का धर्म होता तो आप उनका स्वागत करते हैं ना, क्या बनाओ टिप्पणी? अरे भाई स्वागत करिए, आपकी टिप्पणी हम स्वागत करते हैं, लेकिन अपनी टोपी ढूंढ रहे हैं। हमारी टोपी कहाँ गई? हिमाचली टोपी कहाँ से आ गई? लोग ढूंढ रहे हैं टोपी ढूंढ रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी में, अपनी प्रधानमंत्री जी की टोपी ढूंढ रहे हैं। समझ गए? आपकी मानसिकता ऐसा है, मानसिकता साफ नजर आ रही है। आप धर्म के आपका प्रधानमंत्री है, वो आपके उत्तराखंड में आपको स्वागत करना चाहता, आपका दो शब्द नहीं, आप दक्यानुसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई स्वागत क्या स्वागत, तो आप स्वागत नहीं कर पा रहे हैं, इतनी दक्यानुसी है आपके अंदर। ये इसीलिए तो बोल रहा हूँ, स्वागत करूं तो कैसे करूं? मैं स्वागत करूं तो कैसे करूं जब अंकिता कांड के बारे में जिनका मुंह बंद है, जिनका भर्ती घोटाले के मामले में मुंह बंद है, जो यहाँ अग्निवीर की भर्ती करके हमारी जो परंपरा है उसमें घोटाला कर रहे हैं। कैसे स्वागत करूं? तब स्वागत करूंगा मैं जब उनको आता की अंकिता के साथ क्या हुआ है, जब आता कि यहाँ के युवाओं के साथ जिनको मैंने बोला था कि जवानी और दीवानी उत्तराखंड के काम आएगी, आज वो खून के आंसू रो रहे हैं तुम्हारे षड्यंत्र। ठीक है थपलियाल साहब, विनोद सुवाल जी, थपलियाल साहब विनोद सुवाल जी, देखिए ऐसे बात को चर्चा में इस तरीके से आप लोग लड़ेंगे तो बात जो चर्चा का विषय है वो उससे हम भटक रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये है, हाँ राजेंद्र चौधरी जी, सरकार तो कह रही है ना, जनता से कह रही है ना कि जो महिलाएं हैं, जो वहां की स्थानीय महिलाएं हैं, उनको आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लागू किया जाएगा, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। नहीं विनय जी, इसमें कहने की बात नहीं है। सरकार ने कहा था काला धन लाएंगे, नहीं लाए। सरकार ने कहा था डॉलर की कीमत जो है बढ़ती है तो देश की गरिमा गिरती है, आज डॉलर 83 के पार हो गया। सरकार ने कहा था हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, महंगाई जो है दर बहुत ज्यादा होगी। सरकार ने कहा था हम जीडीपी बढ़ाएंगे, घट गई। सरकार ने कहा था हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, खत्म तो की नहीं, 4 गुनी बेरोजगारी बढ़ गई। तो इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। थपलियाल जी जो कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में, प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। थपलियाल जी भी स्वागत करते हैं, हमारी बहन है उमा सिसोदिया, ये भी स्वागत करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी मीडिया के आदमी ने प्रधानमंत्री जी से 30% आरक्षण के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल किया?
क्या इस प्रदेश के मुखिया ने माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्तराखंड के लिए कोई विशेष पैकेज की मांग की? क्या इस प्रदेश के किसी जिम्मेदार आदमी ने प्रधानमंत्री जी से उत्तराखंड में उद्योग स्थापित करने की मांग की? नहीं की। मैं थपलियाल भाई साहब की बात से सहमत हूं। ये उनका जो आज का दौरा है, आप ये राजनीतिक गलत बात करें। प्रधानमंत्री जी ने ऑल वेदर रोड बनाई है। प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को जो करण प्रयास, अरे भाई साहब, वो पिछले दौरे की बात थी। पहले सुन लो पूरी बात को। जो उत्तराखंड के अंदर विकास है, प्रधानमंत्री जी ने जो है तो प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि दिए। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के खातों में जो है 500 रुपए, भाजपा के नहीं है, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री है, इस देश के हर नागरिक के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है तो जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य के लिए क्या नई सौगात दी, आप बताइए। करने वाले हैं वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा बोलिए, शुभ बोलिए। मैं तो शुभ ही चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ इस प्रदेश का कल्याण हो, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दौरे में उत्तराखंड को क्या दिया? भगवान मुझे भी सद्बुद्धि दे और आपको भी सद्बुद्धि दे और उत्तराखंड राज्य का विकास हो और जो अच्छा हुआ है उसको भी बोलो, उसको भी बोलने की मैं तो चाहूंगा अगर प्रधानमंत्री जी ने आज बाबा केदार से प्रार्थना की हो कि डॉलर 60 रुपए का हो जाए, मैं तो चाहता हूँ बाबा केदार 60 रुपए का डॉलर भी सुधर जाएगा। देश की स्थिति भी सुधर रही है। आज सरकार ने घोषणा की कि अब 10 लाख लोगों को नौकरी भी देंगे। सभी तरह की व्यवस्थाएं कोविड के समय में जो है तो जब आप कह रहे थे कि आप भी जैसे लोग कह रहे थे कि टीका नकली है और जो है ये है, तभी उत्तराखंड के अंदर जो है तो टीकाकरण अभियान कितना भयंकर चला है। इंद्रधनुष अभियान के रूप में छोटे बच्चे से लेकर 12 प्रकार के टीके लगाने का अभियान चला है। सरकार कितने दिनों के अंदर अध्यादेश लाएगी महिला आरक्षण के लिए? दिन कोई नहीं गिनता, दिन कोई नहीं गिनता। भाजपा के भी प्रवक्ता हैं, आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सरकार बताइए कि एक सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर कितने दिन में सरकार अध्यादेश निश्चित रूप से बहनों को जो है तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मिलेगा। आप भी अच्छा बोलने की आदत डालिए, टिप्पणी उसी चीज पर करिए जिस पर टिप्पणी करनी चाहिए। 15,000 नौकरियां पाइपलाइन में हैं। उनका अध्यादेश जारी होने के बाद उसका आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। आप कानून नहीं जानते। अरे मैं नहीं जानता, कानून की बारीकियों को समझिए। अगर नौकरी का अध्यादेश जारी होने के बाद ये अध्यादेश आया तो महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। जहाँ ये बात हुई है और चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ, IAS बैठा हुआ, 17 की बातें होती है। पूरा सिस्टम है। सेक्रेटरी जब कहा थे, जब हाईकोर्ट से ये रिजेक्ट हो गया आरक्षण वालों के एक बहुत बड़ी फेर। सामाजिक न्याय सचिव कहाँ थे? कहाँ थे न्याय विभाग के सचिव? कानून जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। एडवोकेट जनरल क्या कर रहे थे हाईकोर्ट? लेकिन सरकार ने कहा ये मध्यप्रदेश लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरवी करेंगे। आवश्यकता ही नहीं थी सुप्रीम कोर्ट जाने की और अध्यादेश लाने की। अगर माननीय उच्च न्यायालय में इस मामले की पैरवी ढंग से खराब होगी, अपनी मानसिकता को भी अच्छा बनाइए। मैं सरकार के विरोध में नहीं कोई बात कह रहा, ना मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की नियत ठीक उनके लिए स्वागत करिए। सरकार की नियत बिल्कुल साफ है, बिल्कुल। आपको तो रटाया मटेरियल मिला हुआ है। बोलिए। और आपको अलग से भेजा हुआ है कहीं से, मुझे रटाया। विनोद सुवाल जी, राजेंद्र चौधरी जी, पैनल में और भी लोग मौजूद हैं। उमा सिसोदिया जी, क्या अध्यादेश आने में समय तो लगेगा? सरकार ने बोला है, मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को बोला है कि अध्यादेश आएगा, हम इसके लिए उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और अपनी जो हमारे पहाड़ की जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अध्यादेश लाने में समय लगेगा। हमारा क्वेश्चन है कि कितना समय। इतने IAS और इतने PCS ऑफिसर्स की एक बड़ी टीम उत्तराखंड में बैठी हुई है। क्या सरकार ने कोई समिति बना दी? क्या सरकार ने किसी IAS ऑफिसर को या किसी रिलेटेड ऑफिसर को निर्देश दे दिए कि तुम इस अध्यादेश की ड्राफ्टिंग तैयार करो? क्या ये सब निर्णय हो चुके हैं? क्या इस बारे में कोई कैबिनेट बैठक हो चुकी है कि हम अध्यादेश में क्या क्या चीजें लेकर आएंगे, क्या क्या? अब सब कुछ भी ऐसा कंक्रीट नहीं किया है, सिर्फ एक बयान ही गया है, वो भी कंक्रीट नहीं गया, क्योंकि हमें इनके बयानों पर भरोसा नहीं है कि ये लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे।
ऐसा सुयाल जी बार बार बोलते हैं कि स्वागत कीजिए स्वागत कीजिए। सुयाल भाई, सबसे पहले मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। मेरी भी 2 बेटियां हैं। अगर उनको 30% आरक्षण उत्तराखंड में मिलता है तो सबसे ज्यादा खुशी इस माँ को होगी, सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी। आप ये बताइए कि हम क्यों इस चीज का विरोध करेंगे कि बच्चों को आरक्षण न दिया जाए। लेकिन सरकार कुछ भी ऐसा कंक्रीट नहीं कर रही है जिसके ऊपर की भरोसा किया जा सके। सबसे पहली बात तो ये कि इतनी लचर पैरवीता आपने हाईकोर्ट में की है कि माननीय हाईकोर्ट ने आरक्षण जो है हमारा निरस्त कर दिया, और उसके बावजूद उसके बाद लगभग 2.5 महीने 2 महीने से ऊपर इस बात को हो चुका है और आपने अभी तक कोई समिति का गठन नहीं, किसी को निर्देशित करने का काम नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम आपका स्वागत करें। सुयाल भाई देखिए, पहले काम हो जाने दीजिए। स्वागत बिल्कुल होगा, 100% होगा, लेकिन आपकी मंशा ही नहीं है कि आप इस काम को जरूर उठाएंगे। माला होल्डिंग लेके तैयार है बिल्कुल। अरे भाई, मेरे खुद 2 बेटियां हैं भाई, मेरे साथ खुशी किसको होगी अगर सरकार होल्डिंग मेरी बच्चियां अगर सरकारी नौकरी में जाती है तो होल्डिंग में बनाना पड़ा था। सरकार की मंशा साफ है, सरकार की मंशा साफ है। ठीक है अरुण शर्मा जी, विनोद सुवाल जी कह रहे हैं सरकार की मंशा साफ है, और उनकी बातों में कितनी पारदर्शिता आपको दिखी? क्योंकि आपने सबकी बातें यहाँ पर सुनी और आप वरिष्ठ हैं, ऐसे में क्या लगता है कि किनकी बातों में आपको पारदर्शिता दिखी? देखिए, ये तो अगर अगला जो लोकसभा चुनाव है, इसके बाद विधानसभा चुनाव अगर राज्य का आएगा तो निश्चित तौर पर बिना महिलाओं को खुश किए इस राज्य में कोई सरकार टिक नहीं सकती, बन नहीं सकती। ये तो बहुत स्पष्ट बात मान लीजिए। और यहाँ तमाम लोग पैनलिस्ट बैठे हैं अलग अलग पार्टीज के, ये जानते हैं कि महिलाएं कितनी महत्वपूर्ण है इस राज्य के लिए। इस राज्य की नींव महिलाओं के बलिदान के ऊपर रखी गई, राज्य का निर्माण उनके ऊपर हुआ है। निश्चित तौर पर उनका प्रतिनिधित्व पूरी तरह कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उसमें कमी है, आज भी कमी है। मंत्रिमंडल का हिस्सा देख लीजिए या पॉलिटिकल पार्टीज के जो ऑफिस बेरर्स है उन्हें देख लीजिए, कहीं ना कहीं सबको लगता है कि जितना महिलाओं का हिस्सा होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वो हकदार है। लेकिन अब अगर ये 30% आरक्षण खत्म किया है कोर्ट ने, तो उसको अगर ये भरपाई नहीं करेंगे तो इनको भी अगले साल ही अक्टूबर नवंबर में निकायों के चुनाव होने हैं। ये भी ध्यान रखें, वहां भी मुंह की खानी पड़ सकती है। तो ये चेतावनी भी है सरकार के लिए कि काम करिए और जल्दी करिए, ढंग से करिए। जी महाराज। नहीं, यहाँ पर विपक्ष ने यह भी कहा ना ये षड्यंत्र है, तो ऐसे में तो ये भी उमा सिसोदिया जी ने भी ये बात कही थी कि जब चुनाव आने लगेगा। ये तो बहुत साफ साफ नजर आ रहा है कि पैरवी ढंग से नहीं हुई। अगर पैरवी ढंग से होती तो ना हाईकोर्ट ये निर्णय देता, न सरकार को अध्यादेश लाने की बात करनी पड़ती, न सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करनी पड़ती। अगर पैरवी ढंग से होती, निश्चित तौर पर हमारे जो सरकार की सरकारी अधिवक्ता कोर्ट के अंदर पैरवी करते हैं, उनके अंदर निश्चित तौर पर कमी थी। वो अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाए और जो विभाग है वो उनके साथ पूरा होमवर्क ढंग से नहीं कर पाए। ठीक है, समय हमारे पास कम है। राजेंद्र चौधरी जी, विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष महिलाओं के आरक्षण के लिए किस तरह से आवाज उठाएगा? क्या कुछ कहना है आपको? कम शब्दों में बोलिएगा क्योंकि समय कम है। जी, मैंने अभी सवाल जी से कहा है कि आप समय अवधि बताइए कि सरकार अध्यादेश कितने दिन में ला रही है। अगर सरकार 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में लाती है तो हम इसका स्वागत करें, और अगर 8 दिन के अंदर इनके यहाँ से कोई प्रतिक्रिया इस संबंध में नहीं आती है तो कांग्रेस सड़क पर उतरने को मजबूर होगी, क्योंकि महिलाओं की अनदेखी और विशेषकर इसमें महिलाओं के साथ साथ बेरोजगार महिलाएं, युवा हैं, उनका भविष्य का सवाल है। हम सड़क से संसद तक इसकी लड़ाई लड़ते। पीसी थपलियाल साहब जी, जो इस आरक्षण की मूल आत्मा है उसको ये खत्म करने जा रहे हैं, उसका कत्ल करने जा रहे हैं, इसमें मेरे कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो आरक्षण के अंदर मूल निवास छुपा हुआ है उसको ये खत्म करके इसको जनरलाइजेशन कर रहे हैं, और यही इनका सबसे बड़ा षड्यंत्र और सबसे बड़ा धोखा उत्तराखंड की जनता के लिए है, उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए है, जो सीमाओं क्षेत्र में रहते हुए उस क्षेत्र को जिंदा रखी हुई है, जिसके बूते नहीं तो आज सीमांत क्षेत्र अगर छोड़ना पड़ेगा तो देश की रक्षा सुरक्षा को खतरा होगा, उसके साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं इनको आगाह करना चाहती हूं कि देवभूमि की जनता के साथ मजाक मत खंड बनाओ, ये मेरी इनको लास्ट वार्निंग है, अन्यथा बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ तुम्हें माफ नहीं करेंगे।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देवभूमि के दंगल में हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जो पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं रहती हैं उत्तराखंड की, उनके आरक्षण को लेकर हम बात कर रहे थे। और ऐसे में उच्च न्यायालय ने इस आरक्षण को खत्म कर दिया क्योंकि हरियाणा की एक महिला अभ्यर्थी थी जो रिजल्ट आने पर वो उच्च न्यायालय गई थी और अब इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो मातृशक्ति है उनको हम उनका हक दिलाएंगे। और वहीं विपक्ष का आरोप है कि कहीं ना कहीं इस अध्यादेश को लाने में कमी हो रही है और जो सरकार है उनके जो वकील हैं जो उच्च न्यायालय में पैरवी करने में कमजोर दिखें, इस पर भी विपक्ष का एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में अध्यादेश कब आएगा और कब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।